देखिए अपन इसमें फ्राउनहोफर विवर्तन की चर्चाएं कर रहे थे, उसमें काफी कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिए थे। अपन ने ये जान लिया था कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो सदैव दीप्त क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए पथांतर और कलांतर क्या होंगे, शून्य होंगे, स और बड़ा होगा। फिर अपन ने क्या देखा कि अगर बिंदु P पर निम्निष्ठ बन रहे हैं तो निम्निष्ठ की प्राप्ति के लिए पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज जा रहा था, यानी कि व्यतिकरण का उल्टा आ रहा था। पथांतर क्या आ रहा था, लैम्डा का पूर्ण गुणज, यानी a sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा जो था, तो डेल्टा का मान क्या आ रहा था आपके पास, प्लस माइनस n लैम्डा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5, जीरो से स्टार्ट नहीं है, एक से स्टार्ट है, जीरो में तो केंद्रीय उच्चिष्ट आ गया। अब अगर बात करें कि अगर बिंदु P पर उच्चिष्ट बन रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा जो उच्चिष्ट होते हैं उन्हें अपन कहते हैं गौण उच्चिष्ट, या इन्हें कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। क्या बताया मैंने, केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा जो उच्चिष्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट कहा जाता है, या यूं कह सकते हैं जो निम्निष्ठों के मध्य आते हैं, यानी जो उच्चिष्ट दो उत्तरोत्तर निम्निष्ठों के बीच में कुछ चमकीले होते हैं, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में इनकी चमक क्या होती है, कम होती है, इनकी तीव्रता कम होती है, इन्हें कहा जाता है द्वितीयक उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट। तो इसका मतलब इसके लिए शर्त क्या हुई कि अगर बिंदु P पर गौण उच्चिष्ट यानी उच्चिष्ट अगर प्राप्त होना है बिंदु P पर, तो बिंदु P पर उच्चिष्ट के प्राप्त होने के लिए क्या आवश्यक है कि पथांतर λ/2 का क्या होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए, क्योंकि निम्निष्ठ के लिए पथांतर लैम्डा का क्या था, पूर्ण गुणज था। तो देखो पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे वो था कोणीय स्थितियां। पहला पॉइंट क्या था, कोणीय स्थितियां। कोणीय स्थितियों में दो पॉइंट, नंबर ए पे अपन ने डिस्कस किया था केंद्रीय उच्चिष्ट को, नंबर बी पे अपन ने डिस्कस किया था निम्निष्ठ को, और नंबर सी पर अब आ रहे हैं अपन नंबर सी पर। नंबर सी पर अपन डिस्कस कर रहे हैं द्वितीयक उच्चिष्ट अर्थात गौण उच्चिष्टों के लिए। द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट अर्थात गौण उच्चिष्टों के लिए। द्वितीयक उच्चिष्ट अर्थात गौण उच्चिष्टों के लिए होंगे क्या, देखो यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, ऐसे अपन अभी चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद निम्निष्ठ आएगा, निम्निष्ठ के बाद फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ के बाद फिर उच्चिष्ट। तो अब जो उच्चिष्ट आते हैं निम्निष्ठों के बीच में इन्हें कहा जाता है गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट अपन इसे कहते हैं। तो पहले तो अपन इसको डिफाइन कर ले कि ये है क्या, तो अपन परिभाषा क्या लेंगे, दो उत्तरोत्तर निम्निष्ठों, दो उत्तरोत्तर निम्निष्ठों दो उत्तरोत्तर निम्निष्ठों के बीच कुछ कम चमकीले यानी कि कम तीव्रता वाले के बीच कुछ कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं, कुछ कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं, जिन्हें गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। जिन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट कहते हैं, जिन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट कहते हैं। अब देखो
बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनने के लिए आवश्यक है कि पथांतर λ/2 का क्या हो, विषम गुणज हो। अर्थात nवें उच्चिष्ट की अगर अपन बात करें तो λ/2 का क्या लिखेंगे, विषम गुणज, जबकि निम्निष्ठ में क्या किया था आपने, लैम्डा का पूर्ण गुणज किया था। तो देखो बिंदु P पर, मैं ये कह सकता हूं बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट यानी सेकेंडरी मैक्सिमा, या इसे ही आप कहते हैं गौण उच्चिष्ट। गौण उच्चिष्ट, बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट बनने के लिए आवश्यक है कि मतलब क्या उसकी शर्त है कि पथांतर आवश्यक है कि पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो। अतः nवें गौण उच्चिष्ट के लिए, अब देखिएगा भाई, nवें गौण उच्चिष्ट के लिए कैसा लिखा जाएगा, a sin थीटा n इज इक्वल टू, पथांतर क्या था, डेल्टा था। समीकरण नंबर 1 में यही था, a sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा। यहां अब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ/2 का विषम गुणज, यानी a sin थीटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस λ/2 का विषम गुणज यानी कि 2n+1। अतः nवें गौण उच्चिष्ट के लिए, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर जो अपने पास ही आ जाएगी, 5 आ चुकी, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6। भाई इक्वेशन नंबर अपने पास इससे पहले की जो आई थी 4 आ चुकी, शायद 4 आ चुकी, तो इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास 5। और देखो भाई अगर 4 आ चुकी तो 5 हो जाएगी, और 5 आ चुकी तो 6 हो जाएगी। इक्वेशन का एक का नंबर बढ़ जाएगा, बस ये फर्क करना है। यह अपने पास ये इक्वेशन आ गई है, ये लो, यहां पर ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। अब देखिएगा nवें कोण से, अगर विवर्तन कोण को अगर मैं मान लूं कि थीटा एन डैश है, ये थीटा एन डैश अगर मैंने मान लिया उच्चिष्ट के लिए, निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण क्या था, थीटा था, और उच्चिष्ट के लिए क्या मान लिया मैंने, थीटा डैश मान लिया है। अब देखिए यहां अपने पास ये है, इसी को आप कैसे कैसे और लिख सकते हैं, साइन थीटा एन डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन में 2a 2n+1, ये भी तो इसकी इक्वेशन ही बन रही है। या फिर इसी इक्वेशन को मैं क्या कह सकता हूं, देखो थीटा के अल्प होने पर, थीटा डैश के अल्प होने पर, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए, आप अपनी तरफ से नंबर डालते जाओ, होने पर साइन थीटा एन डैश अप्रॉक्स इक्वल थीटा एन डैश हो जाएगा। इसलिए थीटा एन डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन में 2a 2n+1, इक्वेशन नंबर 7 होगा। ये अगर अपने पास स्थिति आ गई तो जो समीकरण 7 है वो पर्दे पर गौण उच्चिष्टों की कोणीय स्थितियों को क्या करती है, व्यक्त करती है। समीकरण 7, चलो भाई इसको समीकरण नंबर 6 नाम नहीं देंगे, इसे ही 6 कह देते हैं। ये लो समीकरण 6 पर्दे पर गौण उच्चिष्टों
की कोणीय स्थितियों समीकरण 6 पर्दे पर गौण उच्चिष्टों की कोणीय स्थितियों को व्यक्त करती है या उसको क्या करती है, दर्शाती है। इसका मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय गौण उच्चिष्ट क्या हो जाएंगे, देखो। अतः प्रथम द्वितीय तृतीय गौण उच्चिष्टों के लिए विवर्तन कोण, अतः प्रथम द्वितीय कोमा तृतीय कोमा डैश डैश गौण उच्चिष्टों के लिए कोणीय स्थिति कह दें या विवर्तन कोण कह दें के लिए कोणीय स्थिति क्रमशः है, देखो क्या होगी। थीटा 1 डैश इज इक्वल टू, एन की वैल्यू में 1 रख रहा हूं तो 1 रखते ही 2 + 1 3 ±3 लैम्डा अपॉन में 2a। फिर थीटा 2 डैश इज इक्वल टू, अब की वैल्यू एन की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो 2 × 2 4 4 + 1 5 ±5 लैम्डा अपॉन में 2a। थीटा 3 डैश यानी कि तृतीय गौण उच्चिष्ट की बात करूं तो यह आएगा 7 लैम्डा अपॉन में 2a डैश डैश डैश, क्रमशः ये होगी। तो यहां अपन ने कोणीय उच्चिष्टों की भी क्या कर ली, बातें कर ली। तो देखिए अपन ने पहला पॉइंट कोणीय स्थितियां ज्ञात करने वाला पढ़ा था और कोणीय स्थितियां अपन ने ज्ञात कर ली हैं, उसकी भी चर्चाएं अपन ने कर ली है, उसको विशेषकर अपन ने समझ लिया है। अब अपन जो नंबर दूसरा जो पॉइंट लेंगे वो है विवर्तन प्ररूप में जो वक्र है, जो तीव्रता वक्र है, उस वक्र की चर्चा करेंगे जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। इक्वेशन नंबर अपने पास 6 तक आ गए अपन, है ना। देखिए अब अपन नंबर 2, नंबर 1 तो अपन ने क्या ज्ञात की थी, कोणीय स्थिति, जिसके 3 भाग पढ़े थे अपन ए बी सी। नंबर 1 के अंदर अपन ने पढ़ा था केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में, नंबर बी में अपन ने पढ़ा है निम्निष्ट के बारे में और नंबर सी में पढ़ा है अपन ने गौण उच्चिष्ट के बारे में। तीनों पढ़ लिए थे। अब नंबर जो सेकंड अपन जो पॉइंट इसमें ले रहे हैं वो है विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण वक्र। विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण वक्र। अगर विवर्तन प्रारूप में अपन तीव्रता वितरण वक्र को बनाए तो देखिए वो वक्र किस तरह से आता है। तीव्रता वितरण वक्र से मतलब है तीव्रता का कोणीय स्थितियों के साथ परिवर्तन। कोणीय स्थितियों के साथ तीव्रता में क्या चेंज आ रहा है उसको अपन तीव्रता वितरण वक्र कहते हैं। और वो वक्र किस तरह से बन रहा है वो देखेगा। अब उस वक्र को मैं यहां बना रहा हूं, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां मैं कोणीय स्थिति को ले रहा हूं, इस अक्ष पर ले रहा हूं मैं तीव्रता I को,
ये देखो, तो इसमें अपन क्या देखते हैं, जब कलांतर शून्य है, जब कलांतर कैसा है, शून्य है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय उच्चिष्ट अपन को प्राप्त होता है जिसकी तीव्रता मैक्सिमम होती है, यानी कि इस तरह से आता है वो ग्राफ। देखो इस तरह से अपने पास ये तीव्रता वितरण वक्र प्राप्त होता है। देखिए यहां इस वक्र के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, यहां पर जो तीव्रता आ रही है ये होती है मैक्सिमम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता, और ये जो अपने पास आ रहा है इस तरह से, इस तरह से ये है, इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। ये है आपके पास केंद्रीय उच्चिष्ट। अब देखो भैया यहां जीरो है, अब यहां इसके पश्चात यहां जीरो कलांतर होती है, तीव्रता अधिकतम आ रही है, इसके बाद ये तीव्रता घटते घटते यहां पर शून्य हो गई, ये आ गया प्रथम निम्निष्ठ। और आपको पता है प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या था, लैम्डा अपॉन में ए था। फिर इसके पश्चात यहां एक उच्चिष्ट आ जाएगा और ये कहलाएगा गौण उच्चिष्ट। ये मेरे को चित्र ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पहले से अपने पास एक चित्र बना हुआ है, अन्यथा नहीं तो मैं इस चित्र को और थोड़ा बड़ा बनाता। ये अपने पास आ गया है गौण उच्चिष्ट, और गौण उच्चिष्ट के लिए पहले वाले गौण उच्चिष्ट के लिए कितना था, ये 3 लैम्डा अपॉन में 2a प्लस में होगा। फिर इसके बाद फिर निम्निष्ठ आ गया तो ये 2 लैम्डा अपॉन में a, सब इस राशि में इधर तो क्या होंगे, प्लस में होंगे, और इस तरफ क्या होंगे, माइनस में। फिर ये वापिस से उच्चिष्ट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा अपॉन में 2a। ये क्रम इधर चलता रहेगा, इस तरफ भी इसी प्रकार से। यहां ये होगा माइनस लैम्डा अपॉन में a, फिर ये हो जाएगा -3 लैम्डा अपॉन में 2a, -3 लैम्डा अपॉन में 2a, फिर ये हो जाएगा -2 लैम्डा अपॉन में a, फिर ये उच्चिष्ट फिर से आ जाएगा तो यहां हो जाएगा फिर ये -5 लैम्डा अपॉन में 2a। इस तरह से एक क्रम चलता जाएगा। इसमें अपन वक्र में क्या देख रहे हैं, इस तीव्रता वितरण वक्र में देख रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद तीव्रता तेजी से घटती है, और गौण उच्चिष्टों की तीव्रता, गौण उच्चिष्टों की तीव्रता भी क्या हो रही है, तेजी से घटती चली जाती है। ये अपने पास यहां पर ये क्या है, निम्निष्ठ है। और इस निम्निष्ठ और इस निम्निष्ठ के बीच में ये जो उच्चिष्ट आ रहा है इसे कहा जाता है गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट कहा जाता है। और यही अपन ने इसमें पढ़ा था कि इसे ही क्या कहा जाता है, गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट कहा जाता है। ये अपने पास वक्र है। अब इस वक्र से क्या स्पष्ट हो रहा है, इन पॉइंटों को अपन लिखते हैं। देखो वक्र से स्पष्ट है कि, यहां लिख देते हैं, क्या क्या चीज स्पष्ट हो रही है। नंबर ए, ध्यान रहे अभी इस चित्र को मैं मिटा इसलिए रहा हूं, इसको अपन साफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी अभी जरूरत और पड़ेगी अपन को, अभी इसकी आवश्यकता और है डेरिवेशन में, इसलिए अभी इसको रफ नहीं किया, नहीं तो वापस बनाना पड़ जाएगा। इस वक्र से स्पष्ट है कि नंबर ए पॉइंट, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर लैम्डा बाई ए पर तीव्रता शून्य हो जाती है। देखो लैम्डा बाई ए इधर तो किस में है, ये प्लस में है, देख लो आप, इधर ये प्लस में है और इधर किस में आ रही है, माइनस में लिया है अपने कोणीय स्थिति को, कि दोनों ओर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो नंबर ए पॉइंट, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर लैम्डा बाई ए पर तीव्रता शून्य होती है।
केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए पर तीव्रता शून्य हो जाती है। लैम्डा बाई ए पर तीव्रता क्या हो जाती है भैया? शून्य हो जाती है। अब देखो भाई, लैम्डा बाई ए पर अगर तीव्रता शून्य हो जाती है, उसके बाद नंबर बी, मैं यहां लिख रहा हूं भाई इसको, वहां जगह इतनी है नहीं। नंबर बी अपन क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे अपन केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाते हैं तो तीव्रता वैसे वैसे क्या होती है? घटती चली जाती है। जैसे जैसे अपन केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाते हैं, तीव्रता वैसे वैसे क्या होती है? घटती चली जाती है। यानी तीव्रता में, उच्चिष्टों में जो गौण उच्चिष्ट, उनकी तीव्रता में तेजी से क्या आती है? कमी। देखो इसकी कितनी कम है और इसकी अत्यंत कम हो गई। तो सेकंड पॉइंट अपन बी ये लिख लें कि जैसे 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 केंद्रीय उच्चिष्ट में, ये कह सकते हैं जैसे जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट से अपन दूर जाते हैं, जैसे जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाते हैं, जैसे जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाते हैं, द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता, द्वितीयक उच्चिष्टों, जिन्हें आप क्या कहते हैं? गौण उच्चिष्ट। द्वितीयक उच्चिष्टों यानी गौण उच्चिष्ट की तीव्रता में तेजी से कमी आती है, की तीव्रता में तेजी से कमी आती है। ये देखिए, तो इसकी तीव्रता में तेजी से क्या आती है? कमी आती है। या यूं कह सकते हैं केंद्रीय, अगर इनका अनुपात देखें अपन इसी में, चलो इसी में एक अनुपात देख लेते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट, कौन सा? केंद्रीय उच्चिष्ट व गौण उच्चिष्टों की तीव्रताओं का अनुपात, केंद्रीय उच्चिष्ट व गौण उच्चिष्टों की तीव्रताओं का अनुपात, एक अनुपात। जैसे मान लो केंद्रीय उच्चिष्ट की अगर तीव्रता 1 है, तो पहले गौण उच्चिष्ट की तीव्रता उसका 1/21वां हिस्सा होगी, दूसरे के लिए 1/61, 1/121 डैश डैश डैश। केंद्रीय उच्चिष्ट व गौण उच्चिष्ट की तीव्रताओं का अनुपात 1:1/21, 1:1/61, 1:1/21 डैश 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 होती है। यह है केंद्रीय उच्चिष्ट व गौण उच्चिष्ट की तीव्रताओं का अनुपात डैश 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 होता है। नंबर सी, अगर सी अपन बात करें क्या रिजल्ट आ रहा है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट का जो रेखीय प्रसार होता है, अगर मैं यहां पर स्लिट को देख रहा हूं, जैसे यहां स्लिट मेरी रखी हुई है, तो जो स्लिट की चौड़ाई है उससे भी ये मान क्या होता है? ज्यादा। यानी इसकी चौड़ाई ये है, ये चौड़ाई इसकी ये है, तो ये जो चौड़ाई है एक्चुअल में ये क्या है? उसकी स्लिट की चौड़ाई से भी क्या होती है? ज्यादा आती है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो अपने पास जो रिजल्ट देख रहे हैं, तो तीसरा जो परिणाम मेरे पास से आ रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट का रेखीय प्रसार जो होता है वो स्लिट की चौड़ाई से अधिक होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट का रेखीय प्रसार
स्लिट की चौड़ाई से अधिक होता है। ये अपने पास वक्र से 3 निष्कर्ष आ गए हैं और यहां अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसमें ध्यान रखना, ये तीव्रताओं का अनुपात अपनी बोर्ड वाली बुक में दिया हुआ नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको लिखा दिया है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ये रेशियो क्या है। फिर यहां अपने पास ये टॉपिक पूरा हो गया है, लेकिन मैंने अभी इसके 2 ही पॉइंट किए हैं। पहला मैंने कोणीय स्थितियां ज्ञात करवाई है। कोणीय स्थितियां अपने राजस्थान बोर्ड की बुक का पार्ट था, जिसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति भी आ गई, निम्निष्ट भी आ गया और गौण उच्चिष्ट भी आ गया। फिर तीव्रता वितरण जो वक्र है, इसका तीव्रता वितरण वक्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार केवल इस वक्र को ही पूछा जाता है कि आप तीव्रता वितरण वक्र बनाइए फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए, तो अपन को केवल उसमें ये वक्र ही बनाना पड़ता है। तो ये वक्र भी अपन से पूछा हुआ है कई बार। यहां तक अपनी बोर्ड वाले बुक का हिस्सा था जो अपन ने कर लिया है। अब इसके आगे के 2 पॉइंट में एक्स्ट्रा आपको करा रहा हूं, 2 क्या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे। वो पॉइंट होंगे, एक तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करेंगे यहाँ पर, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई ज्ञात करेंगे, और एक अपन ज्ञात करेंगे इसके अंदर गौण उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई। ये अपनी बोर्ड वाली बुक में इसका कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है, लेकिन अपन इसे इसलिए करेंगे क्योंकि इन पर बेस क्वेश्चन अपने पास दिए हुए हैं। विशेषकर जो 2 सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो 2 सोल्ड एग्जाम्पल तभी अपने अच्छे से हल हो पाएंगे जब अपन इस आगे के कॉन्सेप्ट को और पढ़ लें। तो उन 2 सोल्ड एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए अपन को इस टॉपिक को थोड़ा आगे एक्स्ट्रा और अपन को पढ़ना पड़ रहा है, जिसका मैंने कारण आपको बता दिया क्यों अपन को पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि उन सोल्ड एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए अपन को इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसका पढ़ना है, जिसमें कि करीब 10 मिनट का अपना ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, लेकिन वो 2 क्वेश्चन अपने लिए हल करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं उन 2 सोल्ड एग्जाम्पल को भी इसके साथ साथ ही सोल्व इसीलिए करूंगा ताकि ये चीज अपने पास ये आ जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ इनको हल करने से अपन ने हल किया है। अनसोल्व क्वेश्चन तो अपन सोल्व करते आए ही हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट अपन आगे देख लें। तीव्रता वितरण वक्र अपन ने देख लिया है कि किस प्रकार से तेजी से इसके मान में कमी आ रही है, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नंबर 3rd पॉइंट में लूंगा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। यहां तो कोणीय स्थितियां थी, थीटा थे, और यहां क्या थी, तीव्रता थी। इस एक्सिस पर तो क्या थी, तीव्रता थी, और यहां क्या थी, कोणीय स्थितियां। अब देखो भैया नंबर 3rd, तीसरा जो मैं पॉइंट ले रहा हूं उसमें ये तीव्रता वक्र भी काम आएगा वापस से। तो नंबर 3rd में ज्ञात कर रहा हूं केंद्रीय उच्चिष्ट का केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो नंबर 3rd, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। इनको अपन डायरेक्ट लिखेंगे, ज्यादा लैंग्वेज वगैरह लिखेंगे नहीं। इस वक्र की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट कहां से कहां तक है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है अपने पास। देखो मैं इसे आउटलाइन कर रहा हूं। तो इसकी चौड़ाई कहां से हुई, कोणीय चौड़ाई, ये कोणीय स्थिति ये रही, कहां से कहां तक, प्लस लैम्डा बाई ए से माइनस लैम्डा बाई ए तक, यहां से यहां तक इसकी कोणीय चौड़ाई है। अगर मैं इस कोणीय चौड़ाई को डब्ल्यू थीटा से लिख दूं तो देखिए डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। मैं अभी तक मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है 6 तक आ चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 7 आएगी। इक्वेशन नंबर आप अपने हिसाब से डालते रखें कंटिन्यू, हो सकता है मेरे से मिसिंग हो जाए कि इक्वेशन 6 आ चुकी है कि 5 आ चुकी है या 7 आ चुकी है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस नाम देते जाएं। तो देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, भाई कोणीय स्थिति ले रहा हूं मैं इसमें। तो अगर मैं देखता हूं तो देखो यहां से यहां तक केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो ये कोण की स्थिति लैम्डा अपोन में ए है प्लस में, और माइनस लैम्डा अपोन में ए है, तो यानी प्लस से माइनस तक। तो डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, डब्ल्यू मीन्स है विड्थ,
यानी कि चौड़ाई, और थीटा का मतलब एंगल के लिए, यानी कि एंगुलर विड्थ, कोणीय चौड़ाई, किसके लिए? केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। तो डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू हो गया है लैम्डा अपॉन में ए माइनस लैम्डा अपॉन में ए, यानी लैम्डा अपॉन में ए से माइनस लैम्डा अपॉन में ए तक। तो इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 लैम्डा अपॉन में ए। ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 7। ये मेरे पास केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आ गई। इससे स्पष्ट है कि अगर ए का मान मैं कम कर दूं तो कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि ये अपनी बोर्ड की बुक में है नहीं, इसलिए अपन इसको संकेतों में लिखेंगे जैसे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो। अतः स्पष्ट है कि ए कम कर दिया जाए तो डब्ल्यू थीटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपन यो कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल ए कम कर दी जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है। फिर नंबर 3 के बाद नंबर 4 लेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। इक्वेशन 7, कोणीय चौड़ाई तक आपके पास वही फॉर्मूला आ गया है। अब अपन बात करेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की, किसकी? रेखीय चौड़ाई की। नंबर 4, ये छोटे छोटे से पॉइंट है जिनको अपन एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं। नंबर 4, दोनों ही चित्र काम आ रहे हैं, वे इसलिए मिटा नहीं पा रहे हैं अपन अभी तक। नंबर 4, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। अब अगर अपन को इसकी रेखीय चौड़ाई निकालनी है तो वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, गौर कीजिए, अगर ये डिस्टेंस इसकी अगर x थी, यानी कि चित्र में o से p तक अगर इसे यहां तक x लेता हूं तो देखिए इधर x है तो इधर भी तो भैया ये x ही तो होगी, क्योंकि जो o के दोनों तरफ होगा पॉइंट, एक यहाँ p डैश भी ले सकते हैं आप। अगर केंद्रीय उच्चिष्ट यहां बन रहा है तो यहां जो निम्नलिखित उच्चिष्ट जो भी बन रहा है वो इसके सराउंडिंग तो बनेंगे, यही अपने परिभाषाओं में लिखा था। तो यहां पर भी मैं क्या देख रहा हूं, अगर ये x है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। ये अपन को यानी कि 2x का मान निकालना है मुझे, इसमें यही हुआ। अब आप देखो भाई, यहां में ये डिस्टेंस मैंने क्या ले ली? o से p तक की ये x है, o से p तक ये क्या है? x है। तो अब देखो भैया, यहां ये एक त्रिभुज है मेरे पास। अगर मैं यो एक त्रिभुज लेता हूं ऐसे, देखो ये CPO, या यूं कह सकता हूं PCO, ये एंगल तो थीटा है, ये यूं कह दीजिए आप POC। तो देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम दे रहा हूं मैं? POC से मैं अगर इसमें देख रहा हूं ये तो भुजा लंब है और ये क्या है? आधार है, यानी कि मुझे तो लंब और आधार के रूप में संबंध निकालना है। ये डेरिवेशन ठीक वैसी है जैसे अपन ने व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई के लिए ज्ञात की थी। तो देखें, समकोण त्रिभुज POC से देखो चित्र काम आ रहा है ना ये, इसीलिए इसको नहीं मिटाया गया था, इसलिए इसको साफ नहीं किया क्योंकि अब इसका उपयोग हो रहा है। से समकोण त्रिभुज POC से, POC से tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या है? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसका? PO। आधार इसका क्या है? CO। फिर बोलो, लंब PO का मान कितना है? x है। आधार का मान क्या है? कैपिटल D है। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में D। इक्वेशन नंबर कितनी आ चुकी थी भाई? अभी अभी मैंने लिखी थी, जो इक्वेशन नंबर थी वो शायद 7। तो ये इक्वेशन नंबर कितनी बन जाएगी अपने पास? 8 बन जाएगी। चलो इसको लिखने का नंबर डालेंगे, तो कहां तक नंबर डालेंगे? ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन में D एवं n इज इक्वल टू 1 के लिए, अगर n इज इक्वल टू 1, इसके जस्ट पास वाले इस हिस्से के लिए अगर मैं बात करूं तो आप क्या देखते हैं कि इसके लिए अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए देखता हूं के लिए a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा से, इस प्रथम निम्नलिखित के लिए
से a साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा या साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में a। अब यहां आप एक चीज फिर गौर करने की है, वो ये कि जब थीटा अल्प होता है, भाई ये तो अपन ने देख लिया, भाई आप इस ट्राइंगल से निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो जब थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। तो यहां मैं इसके आगे का यहां लिख रहा हूं, थीटा के अल्प होने पर टेन थीटा लगभग बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसलिए x अपॉन में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में a। अब इसे आप समीकरण नंबर 8 नाम दे दीजिए, क्योंकि पहले वाली को अपन ने 7 नाम दिया था। अब देखिए, अगर मैं ये मान लू कि स्लिट के अति निकट ये जो लेंस रखा है, वैसे लेंस को मैंने स्लिट से काफी दूरी पर बनाया चित्र को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन होता कहां है, ये स्लिट के बिल्कुल निकट रखा होता है। निकट रखा होने का मतलब है कि कैपिटल डी का मान, और आपको पता है जब समानांतर किरणें हैं तो फोकस पर केंद्रित होंगी। अगर यहां फोकस पर केंद्रित होती तो ये दूरी क्या बन जाएगी, फोकस दूरी बन जाएगी। यानी कि यहां यूं कह सकता हूं कैपिटल डी जो है लगभग बराबर क्या होगा, एफ होगा। ये भी इस डायग्राम में यूज हो गया। तो मैं कह दूं स्लिट के अति निकट रखे लेंस L2 की फोकस दूरी अगर f हो तो देखो स्लिट के अति निकट रखे लेंस L2 की फोकस दूरी f हो तो, अगर ये फोकस दूरी f हो तो अपन जानते हैं कैपिटल D लगभग बराबर f होगा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल क्या है, पास होगा। इसलिए अब समीकरण क्या बन जाएगी, देखो x अपॉन में d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में a x अपॉन में f बिल्कुल लिखी जा सकती है। और ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 9, क्योंकि 8 के बाद क्या है, 9 है। अगर प्रथम निम्निष्ठ के x दूरी पर है, प्रथम निम्निष्ठ कितनी दूरी पर माना मैंने, x दूरी पर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल है। याद करो वही फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। यहां डी की जगह मैंने स्मॉल डी क्या ले लिया है, स्मॉल ए आ गया है। तो वही सेम फॉर्मूला आ गया है। तो अब मैं इसमें एक लाइन आगे की ये जोड़ के कह सकता हूं, देखो मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से, समीकरण 9 तक अपन आ गए हैं। अब इसी में आगे प्रथम निम्निष्ठ के x दूरी पर होने पर, प्रथम निम्निष्ठ के x दूरी पर होने पर, अगर प्रथम निम्निष्ठ इस केंद्रीय उच्चिष्ट कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, तो इस x का मान ज्ञात करो पहले। x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, देखो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल ए या लैम्डा f अपॉन में a। एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 10 आ गई, ये लो इक्वेशन नंबर 10 भी आ गई। इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई ज्ञात करना आसान हो गया। x और यहां कितनी है, इधर -x, तो कितनी हो जाएगी, 2x हो गई, नहीं हो गई। तो देखो इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या ले लें अपन, रेखीय चौड़ाई। मैंने मान ली कि वो क्या है, WX है। वे कोणीय चौड़ाई को अपन W थीटा से लिखा था, तो WX है। अगर ये WX है तो ये किसके इक्वल होगी भैया, 2x के इक्वल होगी। यानी कि इसे आप डबल कर दीजिए, ये लो
टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में ए टू लैम्डा एफ अपॉन में ए। इक्वेशन नंबर ये आ गई है 11। ये केंद्रीय उच्चिष्ट की अपने पास रेखीय चौड़ाई आ गई। अगर अपन अन्य की बात करें, जो गौण उच्चिष्ट हैं उनके लिए निकाल के देखें तो आप पाएंगे कि उसका मान केंद्रीय उच्चिष्ट के मान का आधा होगा, या कह सकते हैं केंद्रीय का मान उनका क्या होगा, दुगना होगा। ये लो, उसको भी लिख ही लेते हैं ताकि काम पूरा हो जाए। नंबर 4 के बाद नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है गौण उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं उसे, गौण उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई। अगर गौण उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई की बात करूं तो देखो डब्लू थीटा इज इक्वल टू जो मान आएगा वो है लैम्डा अपॉन में ए आ रहा है। बिल्कुल गौण उच्चिष्ट की लैम्डा अपॉन में ए आएगा। घटा के देखो आप, 3 लैम्डा अपॉन में 2a में से लैम्डा अपॉन में ए को, यहां से यहां तक का देख लो भाई। यहां से देखो ये लैम्डा अपॉन में ए है और ये कितना है, 2 लैम्डा अपॉन में ए है। कितना है, 2 लैम्डा अपॉन में ए में से लैम्डा अपॉन में ए को घटाओ तो क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन में ए बच रहा है सीधा सा। क्लियर है, देख लो। यानी कि कैसे कह सकता हूं, चलो स्टेप लिख देता हूं मैं। अगर स्टेप भी लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं। कैसे, गौण उच्चिष्ट ये है, गौण उच्चिष्ट ये है तो इसकी चौड़ाई कहां से कहां तक है भैया, लैम्डा अपॉन में ए से 2 लैम्डा अपॉन में ए तक, यानी कि 2 लैम्डा अपॉन में ए माइनस लैम्डा अपॉन में ए, तो ये रह गया है लैम्डा अपॉन में ए। इक्वेशन नंबर 11 आ चुकी थी अपने पास, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये लो। और अगर ये कहे कि गोणीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई ज्ञात करो तो अपन इसे भी निकाल सकते हैं। और ये जो रेखीय चौड़ाई आएगी वो अगर ये x दूरी है, ये अगर x दूरी है तो ऐसी स्थिति में ये आएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में ए। ये लो, तो यूं कह सकते हैं कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी कोणीय जो चौड़ाई होती है, जो कोणीय चौड़ाई होती है वो होती है 2 लैम्डा अपॉन में, यानी कि जो गौण उच्चिष्ट है उसकी कोणीय चौड़ाई का क्या होती है, दुगना होती है। यहां अपनी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। इसमें श्वेत प्रकाश से भी है कॉन्सेप्ट जो अपन लिख नहीं रहे क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अपन केवल बुक तक पढ़े जो ही काफी है। और बुक के अंदर भी मैंने केवल ये टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए ले दिया क्योंकि अपन को इसके आंकिक प्रश्न क्या करने थे, हल करने थे। यहां अपने पास ये टॉपिक वेल अपडेट कंप्लीट हो गया है। आपको इसके अंदर एक तो ये चित्र अच्छे से याद रहना चाहिए जो मैंने आपके लिए दोबारा से फिर से बनाया थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि एक्सप्लेन आपके इजीली हो सके। यहां फिर से देख लो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये माइनस 90, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ये चीज अपन ने देख ली थी। ये एल था, कैपिटल एल है, ये थीटा है क्योंकि सब एक दूसरे के समानांतर हैं किरणें। यहां अपन ने ये टॉपिक पूरा करके अब इसके अपन क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखिए।